एक अंदर की बात बताता हूँ। अगला क्राइसिस पेट्रोल या डीजल का नहीं है, मतलब वो तो चल ही रहा है। अगला सबसे बड़ा क्राइसिस हो सकता है फर्टिलाइजर का, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी थाली पर, आपके खाने पर। अभी न्यूज़ में इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है, पर रियल ग्राउंड पर एक डेंजरस सिचुएशन ऑलरेडी बिल्ड हो रही है। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर फार्मर्स को फर्टिलाइजर महंगा मिलेगा या टाइम पर नहीं मिलेगा, तो वो फर्टिलाइजर खाद कम डालेंगे, जिससे क्रॉप की प्रोडक्शन गिरेगी और फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एग्जैक्टली क्यों कम मिलेगा, क्या रीजन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, 3 जगह से सप्लाई टूट रही है इसकी, और डेटा के साथ मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले है रशिया। रशिया ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट में ही 40% ग्लोबल ट्रेड करता है, और अब प्रोडक्शन हिट हो चुकी है और एक्सपोर्ट टेम्पररी बैन कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के उस पावर प्लांट पर अटैक कर दिया है जहां पे अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होता था। दूसरा, चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है, और कुछ सेगमेंट्स में ग्लोबल एक्सपोर्ट का 50 to 70% तक कंट्रोल करता है। अब उन्होंने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया है अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए। ओके। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वी ऑल नो अबाउट इट। गल्फ रीजन में ये सबसे क्रिटिकल है, यानी कि 35% यहीं से, मतलब ग्लोबल यूरिया ट्रेड का लगभग 30 से 35% यहीं से पास होता है, और यहीं से LNG भी गैस आता है, जो यूरिया बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है। मतलब समझे, 3 मेजर सप्लाई सेंटर्स और तीनों में डिस्टर्बेंस है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए। नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि यूरिया से निकलता है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए है। फास्फोरस, जो कि DAP में मिलता है, वो प्लांट के रूट्स को बिल्ड करता है, जो कि जनरली चाइना मेजर सप्लायर है इन चीज़ों का। नाउ पोटेशियम, जो कि पोटैश से निकलता है, ये उसकी यील्ड पैदावार बढ़ाता है, जो कि रशिया से निकल कर आता है। और शॉक ये है, ये तीनों अलग अलग रीजन से आते हैं, और तीनों रीजन में अब क्राइसिस है। इसलिए ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस ऑलरेडी 40 से 50% जंप कर चुके हैं। अब इंडिया की रियलिटी क्या है? शॉर्ट टर्म में हमें कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक्स सेफ हैं, खरीफ सीजन आने वाला है, बुआई चालू होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें रिस्क है। सो इंडिया अपनी फर्टिलाइजर नीड्स का बड़ा हिस्सा अभी भी इंपोर्ट करता है। हालांकि हम प्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और डोमेस्टिक यूरिया भी इंपोर्टेड गैस पर हम डिपेंडेंट करते हैं, राइट? और मिडिल ईस्ट से ही हम लगभग 40 से ज़्यादा % इंपोर्ट लेते हैं फर्टिलाइजर का। मगर इसका सिचुएशन ये है कि अगर ये सिचुएशन लंबी चली तो इम्पैक्ट आना तय है, सर्टेन है, आ ही जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, ये सिर्फ एग्रीकल्चर का इशू नहीं है, ये सिर्फ गैस और पेट्रोल का इशू नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी का इशू है, ये इन्फ्लेशन का इशू है, और ये एक कोर इकोनॉमी का इशू है। कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में पता था, और अगर पता था तो क्या विचार रखते हैं आप इस बारे में।